चलो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं अपने लिए, कि अब कोई बच्चा ना बोले कि कराया नहीं और समझ नहीं आया। तो रिकॉर्ड ही कर देती हूँ कि मुझे बाद में फिर से परेशान नहीं करो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बार क्विक रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। ये बातें हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दो तरीके के चार्जेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 1 मार्क का न्यूमेरिकल सामने पड़ा है ना, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार देखा गया है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसलिए काफी बार एग्जाम में आता है और बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीजें तैयार करने में ये बिल्कुल जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो भूल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसे करने से पहले एक बार एक एक कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स में मेजर किया जाता है। और मैंने आपको एक टर्म बताई थी क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज है ना वो मिनिमम मिनिमम जो चार्ज है वो इसके पैकेट में अवेलेबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैच बॉक्सेस का, कि आप मिनिमम जो खरीद के ला सकते हो वो पूरा एक मैच बॉक्स खरीद के ला सकते हो, मैच स्टिक्स खरीद के नहीं ला सकते। ला सकते हो क्या? जाते हो क्या कभी किसी शॉपकीपर को कहने भैया 5 मैच स्टिक्स देते? ना, वो कहेगा बेटा इसको जलाएगा कैसे, कार्बन तो मेरे पास है। तो आप कभी भी मैच स्टिक में से सिर्फ मैच स्टिक्स लेकर नहीं आ सकते। क्वांटाइज हो रखी है मैच स्टिक्स, वो लेट्स से वो 50 मैच स्टिक्स है, लेकिन वो 50 मैच स्टिक्स का एक मिनिमम पैकेट है दैट यू कैन बाय। सिमिलरली इट गोज विद दिस, ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस, जो चार्जेस है ना वो मिनिमम इन अ पैकेट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये सबसे छोटा चार्ज ऑन अर्थ पॉसिबल है। मतलब इससे छोटा चार्ज अभी तक देखा नहीं गया है। और ये स्मॉलेस्ट चार्ज किस पर है? ये स्मॉलेस्ट चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। दिस इज द चार्ज अवेलेबल। अब अगर कभी भी चार्जेस होंगे तो इसी के मल्टीपल्स में होंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, इंटू 2, इंटू 5, इंटू 500, इंटू 1000। लेकिन होगा हमेशा चार्ज इसी का ही मल्टीपल, क्योंकि दैट इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई सबको? ओके। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, और एक चीज क्या समझनी है हमें, कि 1 कूलम क्या है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 कूलम। ये सब वन वाले यूनिट्स को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ जाता है। सो 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge plate as placed at a distance of 1 meter from it। तो 1 कूलम क्या है? 1 कूलम वो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इतनी फोर्स 9 into 10 to the power 9 फोर्स लगाता है कोई ऑब्जेक्ट जो उससे 1 मीटर दूर हो। अंडरस्टूड बेटा और नॉट? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो टुगेदर इतनी फोर्स लगाएगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स फोर्स लगाएगा ऑन एन इक्वल चार्ज, उत इक्वल ही चार्ज उसके 1 मीटर दूर पड़ा हो तो उस पे। ठीक है? तो बस ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना 2 बार और याद कर लेना। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेटा अब आप सबसे पहले इसे ऐसे समझो, ये तो यूनिटरी मेथड जैसा क्वेश्चन भी समझा जा सकता है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, तो अगर मैं यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू निकालूं तो वो इस पे ट्रांसपोज नहीं हो जाएगा? बोलो, 1/1.6 इंटू 10 to the power -19 हो जाएगा ना? है कि नहीं? इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, -19 हटाने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, तो 10 to the power 19/1.6, राइट और नॉट बच्चे, इज इक्वल्स टू 1 कूलम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक पॉइंट और हटा दो और यहाँ पर एक 10 और लगा दो, 10 to the power 20 हो गया बेटा। और हमारे पास यहाँ नीचे हो गया 16। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो और चाहो तो इस वैल्यू को याद कर लो। सो ये क्या हो गया? 8, ये हो गया 5 बच्चे। अब 5.8, 5/8 को पॉइंट्स में चेंज कर लो। ज्यादा इसको 10 to the power 19 को छेड़ा छेड़ी नहीं करते कि अभी भी 2 से डिविजिबल है तो सब ओपन करके 2 से काट दो, 10 10 अलग करके। ज्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको डेसिमल पॉइंट्स में चेंज करो। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और एक 0 आ जाएगा, राइट बेटा? 8 6 आर 48, 2 बचा,
जीरो लग जाएगा अपने आप क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं। नाउ 8 टू जार 16, सब्ट्रैक्ट करो 4 आएगा, जीरो अपने आप लग जाएगा, 5 जार 40। राइट बेटा। तो आंसर क्या हो गया? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 बेटा। लेकिन ये तो अलाउड ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप क्या करते हैं, हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ेंगे। जब आप बड़े हो गए हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, आपने 8th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म मैथ्स में इसीलिए सीखी है ताकि साइंस में उसे यूज कर सको। और वो क्या थी? के इंटू 10 टू द पावर n, जहां पर के क्या हो सकता है? 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो अब आपको इस के को 1 से बड़ा बनाना है, तो ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दे, राइट और नॉट? तो पॉइंट को आगे शिफ्ट करने के लिए इस 10 टू द पावर 19 में से एक 10 यूज कर लो, है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? 6.25, और यहाँ पर बचे 10 टू द पावर 18, दैट्स द आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर विल गिव यू 1 कूलम चार्ज। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्वेश्चन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करो अपने हाथ से। हो गया? कर लिया सब? स्क्रीनशॉट का जमाना है, लिए जाओ बेटा स्क्रीनशॉट। कोई करना मत अपने हाथ से, फिर एग्जाम में याद नहीं आएगा। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली पास हो जाती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर इतनी हाई रेजिस्टेंस होती है कि करंट पास नहीं हो पाता है, इसीलिए उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है। हमें जहां भी शॉक से बचना होता है हम इंसुलेटर्स लगा देते हैं, जहां भी हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है हम वहाँ कंडक्टर्स लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। वन इज स्टैटिक, one is static electricity, another is current electricity, right? ओके बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो हमने 8th क्लास में सम नेचुरल फिनोमिना चैप्टर में पढ़ी है, जहां पर क्या होता है, जहां पर चार्जेस फ्रिक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, या फिर और क्या था, इंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, या फिर फ्रिक्शन, इन तीनों मेथड से चार्जेस जो है वो एक से दूसरी तरफ जाकर ट्रांसफर हो सकते हैं। याद है? फ्रिक्शन मतलब हाथों को तो नहीं, हाथों से चार्जेस तो ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे आपने क्या किया, अपना रूलर जो है ड्राई हेयर पे रब किया, और फिर उसके बाद उससे पेपर बिट्स अट्रैक्ट हो पा रही है, तो वो फ्रिक्शन से चार्ज किया। अगर आप ये चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाकर उससे टच कर दो, और उसको रिवर्स साइन से रिवर्स साइन से, या फिर सेम सेम चार्जेस, मतलब ऐसे होता था कि अगर आपने ये प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज एबोनाइट रॉड आप एक नॉन चार्ज स्फीयर के पास लेकर गए हो, तो आप जब इसे इसको टच करा दोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पर इसमें फ्लो कर जाएंगे, और ये सेम चार्ज हो जाएगी, टच से सेम चार्ज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते थे इंडक्शन। और और वो क्या होती है, लास्ट प्रोसेस क्या होता है इंडक्शन का? इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन के अंदर जहां पर आप सिर्फ ये चार्ज बॉडी इस चार्ज मेटल स्फीयर के पास लेकर जाते हो, और यहाँ क्योंकि आप इसके पास लेकर जा रहे हो ना, तो इसके सारे जितने प्लस चार्जेस हैं, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, तो न्यूट्रल में प्लस और माइनस दोनों होंगे, तो इसके सारे प्लस जो है वो अर्थ में लीक हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वहां प्लस आ गया है पास में रिपेल करने, और सिर्फ नेगेटिव रह जाएगा ये स्फीयर। तो सिर्फ पास में लाने से, बिना टच किए, टच नहीं करना इसको इंडक्शन में, पास में लाने से सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जो अनचार्ज बॉडी होती है ऑपोजिटली चार्ज हो जाता है, और सेम चार्ज नीचे से लीक हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन, और यही होता है हमारी लाइटनिंग में, है ना? जो हमारे क्लाउड्स हमारे पास आते हैं उनमें दो चार्जेस आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्लाउड्स के अंदर जो इवेपोरेशन की वजह से हैवी पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और ऊपर जैसे ही पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके के पार्टिकल्स में
फ्रिक्शन हो रही होती है, रब हो रहे होते हैं पार्टिकल्स, तो इसकी वजह से क्लाउड बिकम्स अ चार्ज्ड बॉडी। जो बहुत हैवी क्लाउड होता है ना, वो एक चार्ज्ड बॉडी होता है। तो उसके नीचे पॉजिटिवली चार्ज चार्ज आ जाते हैं और ऊपर नेगेटिव आ जाते हैं चार्जेस। तो जैसे ही आपके घर की किसी टॉल बिल्डिंग के पास से निकलते हैं तो इंडक्शन हो रहा होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपकी बिल्डिंग नेगेटिव चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव इसमें से लीक हो जाता है, और फिर लाइटनिंग अट्रैक्ट करता है, और चांसेस हो जाते हैं कि लाइटनिंग बिल्डिंग पे गिर जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेटालिक कंडक्टर्स लगाते हैं बिल्डिंग के साथ, कि ये चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर इंडक्शन से आ रहा हो वो भी फ्लो कर जाए अर्थ में, है ना। 8th क्लास का चैप्टर भी पढ़ा दिया साथ में, फ्री फ्री फ्री। ओके, चलो तो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस हो गई, अब हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर मेटल के अंदर से जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, सिर्फ तभी तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एक्चुअली वर्क डन होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, ये वो वर्क डन है, दिस इज वर्क डन एक्चुअली। It is work done in a move in moving a unit positive charge from infinity to that point. तो अगर ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस वन, वन प्लस है ना, ये +1 चार्ज है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इसको यहाँ से फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाने में जो वर्क डन होगा, कहीं से इसको यहाँ लेकर आए हो, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही? तो आप एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर का पोटेंशियल जो कहोगे वो क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आने में जो काम होता है, उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिना जाता है। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही? तो इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली इसी तरीके से बाय हार्ट करो, 2 बार 3 बार नोटबुक में लिखो, और ये याद रखो, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ये वो वर्क डन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है उस कंडक्टर में, इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो कोई भी अच्छा, आप ऐसे देखो, हम लोग क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं ना, है ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं बताओ? कन्वेंशनल करंट आप क्या पढ़ते हो? कन्वेंशनल करंट आप क्या पढ़ते हो? अगर ये बैटरी, ये सेल लगा है, बैटरीज हो गई, 2 सेल लगा दिए तो, है ना, सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स इज बैटरी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव होती है, शॉर्टर लाइन स्मॉलर। तो आप कन्वेंशनल करंट पढ़ते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि ये ऐसे मूव करता है करंट, है ना। यहाँ पर बीच में एक बल्ब लगाना जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आप कन्वेंशनल करंट पढ़ते हो। लेकिन एक्चुअली करंट कैसे फ्लो हो रहा होता है, जो जो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो पॉजिटिव की तरफ रश कर रहे होते हैं। क्यों रश कर रहे होते हैं पॉजिटिव की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव पोर्शन, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ ही भागेंगे। तो एक्चुअली नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर भाग रहे होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, हम करंट की डायरेक्शन नहीं मानते, हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को उल्टा करंट के फ्लो को मानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो मैं, क्योंकि मैं इसे करंट कंसिडर कर रही हूँ, इसीलिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करेगा, वो इस प्लेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? तो इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, कहीं से भी, इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी, डजेंट मैटर कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और करंट का फ्लो होना तो जरूरी है, इसीलिए इन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर रहे हैं तो करंट फ्लो कैसे करेगा? तो इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप मिस कर सकते हो। आई बात समझ में बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। एक बार और, एक दो चीजें और
पढ़ लेते हैं इसमें। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल वी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। वी है और इसका यूनिट वोल्ट है, इसे कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है और इसे वोल्ट हम रीड करेंगे। ठीक है। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें, अगेन एग्जाम में आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मेकिंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वही सेम सारी तो बात है ना? तो क्या है, अगर अगर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको इस पॉइंट तक लेकर आना है, राइट, तो इस अगर 1 वोल्ट है, इसका मतलब 1 जूल वर्क डन होगा। वर्क डन जूल्स में कैलकुलेट होता है। इन ब्रिंगिंग दैट 1 वोल्ट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो 1+1 चार्ज है ना, ये जो +1 चार्ज है, इसको इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन जब होगा, तब आप उसे 1 वोल्ट पोटेंशियल कहेंगे। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? तो अब जैसे मैं बार बार बोल रही हूं कि कितना चार्ज, कितना चार्ज मतलब क्यू, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल केस क्यू से। तो कितना चार्ज मूव करने में आपको वर्क डन कितना हो रहा है, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। बार बार ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं, दो ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब कितना चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन होगा, उसे पोटेंशियल कहते हैं, राइट। तो हम इसी से ही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनाएंगे। तो अब मैं बात कर रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की। दो पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? तो अभी तो बात हो रही थी इन्फिनिटी से, अब बात कर रहे हैं यहां से यहां तक। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन होगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो +1 यहाँ से आ रहा है, इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहाँ से यहाँ तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट नहीं आएगा अब, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1+ चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब ठीक है, अब बेटर लग रहा है मिष्टी? ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, कितना वर्क डन और कितना चार्ज। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका फॉर्मूला बना दिया हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जितना वर्क डन होगा, जितने चार्ज को मूव करने में, आप इन्हें डिवाइड कर दो, यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे सिंबॉलिकली प्रूव करें, ये लिखे। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन W से क्या डिनोट होता है, और चार्ज किससे? Q से, राइट बेटा, Q कूलम्स चार्ज। तो अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके ऊपर भी वन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम्म, ये रहा, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है अगेन, है ना? ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलो पहले फर्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के सब न्यूमेरिकल्स लास्ट में पेपर से जस्ट पहले करके जरूर जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आते हैं मोस्टली। ओके। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स? 2 कूलम्स चार्ज मूव हो रहा है फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। तो दो वोल्ट्स दे रखे हैं, इसका मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हो बेटा, है ना? तो आपने सबसे पहले 128 माइनस 118 किया, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने फाइंड कर लिया इन दोनों के डिफरेंस से, तो दैट इज 10। 128 माइनस 118 इज 10, राइट। अब इसको मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, क्वेश्चन वो है, तो W को ऐसे ही लिख देते हैं। और कूलम्स जो है वो 2 कूलम्स है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, राइट बेटा। ट्रांसपोज करो और मल्टीप्लाई करो, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 20 जूल्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? सिंपल सा न्यूमेरिकल था एकदम। चलें आगे। अब है सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि एनसीईआरटी से है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है हाउ मच एनर्जी। अब हमें हमेशा याद रखना है कि एनर्जी एंड वर्क दे आर इक्विवेलेंट,
जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर सकते हैं, है ना। जितने कूलम एनर्जी हमने खर्च किया हमने उतना ही काम किया। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज? ईच कूलम मीन्स 1 कूलम। ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो V इज इक्वल्स टू W/Q है बेटा। W को E से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाद में कर देंगे, लास्ट में वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी कह देंगे। यहाँ पर 6 वोल्ट है और ईच कूलम 1, तो W तो क्या हो गया बेटा, आंसर बताओ। 6 जूल्स वर्क डन या 6 जूल्स एनर्जी। कितना सिंपल तो क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो ठीक मैम। है, क्लियर हो गया ना ये पूरा टॉपिक। एनसीईआरटी की ये बैक एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे जो सब कुछ किया है। ओके, अब हम कर रहे हैं, क्या हो गया टाइम हमारा, 1:30। 1:30 का टाइम टिया और साची को दिया हुआ था। यस मैम। हम्म। ओके। मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी करना है। अच्छा ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट मतलब छोटा सा एक सेक्शन तो कवर कर चुकी हूँ, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वो एक्सप्लेन किया है हमने। अच्छा ये छोटा सा एक पार्ट मिस हो गया बताना, है ना, अभी ये भी बताती हूँ। तो मोस्टली हमने ये पार्ट अभी कवर किया है बच्चे, बट इसकी रिकॉर्डिंग तेको मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे ही पोस्ट करूंगी, पब्लिक नहीं करूंगी। ओके। अब हम यहाँ पर क्या बात समझा रहे हैं, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके फिजिक्स लैब के अंदर। यहाँ से वायर्स कनेक्ट करोगे, वायर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करोगे, वायर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करोगे, और यहाँ पर होगी उसकी ये बैटरी, इस तरीके से। राइट बेटा। और जो सर्किट है, वो सर्किट किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो भी हम मतलब यहीं पे ही वो वायर होगी। चलो अभी इसकी बात करते हैं, क्या बता रही हूँ। ओके। तो अभी के लिए ये वोल्ट मीटर है हमारा, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है कंडक्टर के साथ। अगर ये कंडक्टर है आपका, इसके अंदर इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, तो आप वोल्ट मीटर हमेशा दोनों पॉइंट से पैरेलल लगाते हो। अगर आपको ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप ए और बी से पैरेलल एक वायर निकालोगे और उसे यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी समझा सकती हूँ आपको यहाँ पर, कि अगर आपको ए और बी का पोटेंशियल नोट करना है, तो ए क्योंकि पॉजिटिव साइड पे है टर्मिनल के, तो उसकी वायर इसमें आ जाएगी बेटा, और बी ये जो है इसकी वायर यहाँ आ जाएगी। है ना, ये वायर्स ऐसे साइंस में जब दिखाते हैं कि वायर सिर्फ ऊपर से निकली है, तो ऐसे दिखाते हैं कि उससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये इस तरीके से हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वो करंट कंज्यूम नहीं करे ज्यादा, और करंट चेंज नहीं कर दे कंडक्टर का, इसीलिए ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। लिखो, वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस बनाई गई है ताकि वो ज्यादा करंट यूज नहीं करे सर्किट का। राइट बच्चे, वर्क करने के लिए। ओके बच्चे। राइट। अच्छा, आप कोई मुझे एक बात बताएगा कि हम इसे पैरेलल में क्यों लगाते हैं? ये तो कहीं नहीं बताया कि हम इसे पैरेलल में क्यों लगाते हैं अभी तक। कोई बताएगा? किसी को पता है ये बात? नहीं मालूम तो सुनो ध्यान से। मैंने आपको शुरू में ये हाँ। 2 कोड्स कराए थे, सिस और पिड के। है ना, हमने तो बचपन से ऐसे याद किया, आप लोग जैसे याद कर सको उसे याद कर लेना। सीरीज में करंट सेम होता है तो सीरीज में वी डिफरेंट रहेगा। राइट बेटा। पैरेलल में आई डिफरेंट रहता है तो पैरेलल में वी सेम रहेगा। मैं एक चीज याद करती हूँ सिसॉर्पिड, और दूसरी उससे बोलकर बना लेती हूँ हमेशा से ही। तो पैरेलल में वी सेम रहता है बेटा,
अगर मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करूंगी तभी मुझे ये यहाँ का सेम पोटेंशियल डिफरेंस देगा। अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को, यहाँ नहीं है ये, इस तरीके से, तो इन दोनों को तो पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग मिल रहा है, इसे अलग मिल रहा है, इसे अलग मिल रहा है। आ रही है बच्चे बात समझ में? नहीं, क्योंकि सिस के रूल के हिसाब से सीरीज में तो वी डिफरेंट रहेगा बेटा, और सीरीज में अगर वी डिफरेंट रहेगा तो यहाँ वी की डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ वी की डिफरेंट वैल्यू है। तो सारा हिसाब ही गड़बड़ हो गया। मेजर किसे कर रहे हो जब वैल्यूज ही सेम नहीं है तो? आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर आपसे ये रीजन पूछा जाता है कि पैरेलल में क्यों लगाते हो, तो इसका ये रीजन नहीं है कि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि पैरेलल में वी सेम रहेगा। फिट है ना? पैरेलल में आई डिफरेंट है तो पैरेलल में वी सेम है। तो उल्टी चीज सेम होती है ना आई और वी में से। तो पैरेलल में वी सेम है, अगर पैरेलल में वी सेम है इसीलिए तो आप पैरेलल में लगा रहे हो वोल्टमीटर में, कि जो एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल डिफरेंस है आप वही मेजर कर सको। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? ठीक है, ओके। अब वो पार्ट हो गया कवर, अब मैं आगे जा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आई क्यों थी, हाँ, हमने तो ऐसे याद किया था, आई क्यों थी? हेलो, क्यों आई थी? तो आई क्यों थी, मतलब आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जो फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल इस पे भी है एनसीईआरटी का, जो कि अगेन एग्जाम पेपर में देखा जाता है। कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो। चलो अभी ढूंढ के बताऊंगी, अभी आएगा आगे। नहीं दिख रहा अभी। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, यहाँ एनसीईआरटी बुक में ही होगा। दिखाती हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन है, वो बड़ा सिंपल सा, 1 मार्कर टाइप्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। मतलब कितना करंट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक एक कंडक्टर के अंदर, दैट विल डिसाइड द इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ही तो है ना, नेगेटिव, माय बैड, तो नेगेटिव चार्जेस ही तो है ना इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव ये चार्जेस कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो मूव करेंगे उसे ही हम करंट कहेंगे, राइट और नॉट? है ना बेटा? अगर ज्यादा चार्ज मूव कर गया उतने ही टाइम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट बहुत हाई फ्लो कर रहा है। अगर कम इलेक्ट्रॉन्स मूव किए उतने टाइम में, इसका मतलब कम करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज एक्चुअली द चार्ज मूव पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अंडरस्टूड और नॉट? देखें यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक कंडक्टर में एक पॉइंट पर, इन 1 सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है एक कंडक्टर के पॉइंट से, आप उसे वहां से बहता हुआ करंट का मैग्नीट्यूड कह सकते हो एम्पियर्स में। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ अभी के लिए, आई इज इक्वल्स टू चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ पॉइंट इन अ कंडक्टर। राइट बेटा? अब चार्ज किस में मेजर होता है, सी पे, टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड्स में। तो करंट क्या हो गया, करंट एम्पियर में, ए कैपिटल ए में डिनोट करते हैं, एम्पियर इज द यूनिट। एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड अक्रॉस अ पॉइंट इन 1 सेकेंड in a conductor, then it is known as 1 ampere current flowing through it. Understood or not? Again 1 ampere की definition important है। वन की ना किसी भी चीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम, 1 जूल, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 वॉट, सारे 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चले अभी आगे, हो गया व्हाट इज 1 एम्पियर। देखे यहाँ पर, इसे पढ़ ले एक बार, क्या लिखा है, when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second, कितने भी थिक, है ना, कितने भी थिक कंडक्टर से जब किसी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में मूव कर जाए, देन दी करंट इज सेड टू बी नोन एज 1 एम्पियर। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी?
ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में कई बार घुमा देते हैं, एज इन यूनिट्स मिली एम्पियर्स में दिए हो तो चेंज करना होता है। तो इनको जरूर याद रखना। 1 मिली एम्पियर इज लाइक मिलीमीटर्स, विच इज 1/1000 ऑफ अ मीटर। मिलीमीटर 1/1000 होता है ना ऑफ अ मीटर। तो बिल्कुल वही तो है, जैसे मिली वर्ड का मतलब ही 1000 होता है ना। तो मिली एम्पियर मतलब 1/1000 ऑफ एन एम्पियर। ये रहा। इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को डिनोट कैसे करते हैं? दिस इज द सिंबल। ठीक है। ये मिली एम्पियर, स्मॉल एम और कैपिटल ए, माय बैड, कैपिटल ए, ऐसे डिनोट करते हैं मिली एम्पियर को। एम्पियर हमेशा कैपिटल केस आएगा बेटा, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर को ऐसे, दिस इज माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6, मतलब 1/s। ओके। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ये यूनिट्स ऐसे नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन ये एज एन न्यूमेरिकल में कई बार कन्वर्जन के लिए काम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा इस तरीके का दिखेगा बेटा आपको एमीटर आपकी फिजिक्स लैब के अंदर। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। क्यों लगाएंगे इसको सीरीज में, कौन बताएगा? Ams's rule. Current remains same in the series connection. लवली, वेरी गुड। तो अगर आपको करंट पता करना है इस कंडक्टर में कितना है, तो सीरीज में ही तो लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम है। अगर आप पैरेलल में लगा दोगे एमीटर, तो क्या होगा? पैरेलल में तो PID, पैरेलल में तो आई डिफरेंट होता है बेटा, आई डिफरेंट होता है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी अलग है। यहाँ मेजर करके भी क्या करोगे? वैल्यू डिफरेंट है दोनों की। आ रही है ना बात समझ में? तो करंट क्योंकि मेजर ही कंडक्टर का करना है, तो इसीलिए कंडक्टर के साथ सीरीज में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट इसको सेम मिलेगा, ठीक है। ओके। अच्छा हाँ, एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। तो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर बेटा। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ओके। लो रेजिस्टेंस डिवाइस किस लिए? ताकि उसके अंदर से पूरा करंट पास करेगा, तभी तो पता चलेगा ए का वैल्यू क्या है ना। ए का वैल्यू चेंज नहीं हो जाए हाई रेजिस्टेंस से। चले आगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करें बेटा अब नेक्स्ट। ओके। नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, मुझे पॉज करके मिष्टी से एक बात पूछ। चलो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं ये। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज दिस मच ऑफ करंट, तो आई इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। गिवन में लिखना है बेटा, ऐसे देखो, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन करके आनी है। CBSE में स्पीड के मार्क्स नहीं है, प्लीज। तो ऐसे लिखना है, गिवन करंट कॉमा आई इज इक्वल्स टू। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? ऐसे लिख कर आना ये पूरा करंट यहाँ पे। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी टीचर उतना ज्यादा इंप्रेस होकर मार्क्स अच्छे देगी। नहीं तो बिना बात भी सारे पेपर में हाफ हाफ मार्क कट गए ना, बस सारा पेपर खराब। तो करंट आई इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, लेकिन टाइम तो सेकेंड्स में होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टाइम T इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। और अब मैं इसे नीचे चेंज भी करके दिखाऊंगी। 20 × 60 सेकेंड्स, सो दैट इज 1200 सेकेंड्स। ठीक है जी। ऐसे लिख कर आना पूरा प्रॉपरली बेटा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस कूलम्स। कितने कूलम्स पूछ रहे हैं? टू फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज Q, राइट। अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला यूज्ड। एक ही बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, ये सब लिख कर मैं आपको। आई क्यों थी? मैम 300 आ रहा है। अच्छा ओके।
ए एंड 8 कूलम। 0.25 इज इक्वल्स टू Q बाय 1200। सॉल्व तो कर लोगे, अब ये तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसर कूलम में आएगा C। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर दो इसको कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। सेम है वैल्यू, 0.25 इंटू 1200। चलो, 100 कूलम्स। क्या कह रहा है बच्चे? आ, 300 कूलम्स। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट करें। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको सेल या बैटरी यूज करना चाहिए, है ना। अच्छा, लेकिन ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मार्कर बना हुआ है, बोर्ड का पेपर बना हुआ है ऐसे, बताती हूँ अभी कहाँ से। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get the continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of the cell और a battery। उससे कंटिन्यूअस फ्लो आ जाता है, लेकिन हम्म, हम्म, इसमें एक्सप्लेन नहीं है वो पॉइंट। कोई बात नहीं, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। अभी के लिए उन्होंने बस आपको ये बोला है कि एक्चुअली ये भी एक कंडक्टर या रेजिस्टर ही कह सकते हो आप इसे। ठीक है, ये जो सेल और बैटरी है, आप इसे एक कंडक्टर भी कह सकते हो, आप इसे एक रेजिस्टर भी कह सकते हो। और ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनाकर रखता है, दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड हियर। देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल और अ बैटरी, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, दो अलग पोटेंशियल्स होते हैं यहाँ पर। at this potential and this potential difference derives the current in a circuit in which the cell or a battery is connected। और यही पोटेंशियल डिफरेंस ही रीजन है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन रहता है वहां पर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो एक्चुअली क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहे होते हैं, और केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। समझो सेल कैसे काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो इस एंड से मूव करके इस तरफ आ रहे होते हैं। और इस तरफ आने से क्या हो रहा होता है, यहाँ का सब्सटेंस जो होता है ये कुछ और इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन से ये कुछ और बनता जाता है, धीरे 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 धीरे, और वो सारा कंज्यूम हो जाता है जब, तब हम कह देते हैं दी सेल इज डेड, अब और काम नहीं करेगा। और जो वो दो सब्सटेंस बन जाते हैं फिर दो अलग टर्मिनल में, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए फिर और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर चुकी हूँ कि एक्चुअली क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ रन करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ठीक है, ये तो है एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। लेकिन हम कन्वेंशनली क्या पढ़ते हैं, हम कन्वेंशनली इसका उल्टा पढ़ेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट की ये सारी चीजें आपने सिक्स्थ क्लास में पढ़ी हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है। ये सारे सिंबल्स आपने वहां से पढ़े हुए हैं, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्लोज्ड पाथ है, मतलब स्विच क्लोज इस तरीके से दिखाते हैं कि सर्किट कंप्लीट है और बल्ब जलेगा। ये ओपन स्विच है, इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं, आपको आपकी फिजिक्स लैब में दिखाया होगा ये बड़ा सा डिवाइस कैसा दिखता है। ये वायर्स नॉट कनेक्टिंग, जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ड्रॉ की थी, और ये वायर्स कनेक्टिंग दिखाई है। ये एक सेल है, ये बैटरी है, हमेशा एक पॉजिटिव से शुरू होगा और छोटी लाइन से खत्म होगा। कभी भी दो बिगर लाइन से दोनों एंड्स नहीं बनेंगे, या कभी दोनों छोटी लाइन से नहीं बनेंगे, एक तरफ बिग एक तरफ स्मॉल आएगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इन्हें इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसमें से एक नंबर का भी पेपर में नहीं आने वाला है, तो जल्दी जल्दी से बस रीड करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलें अभी आगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ, तो ओके, हम ओम्स लॉ में ये पढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले ओम्स लॉ में पढ़ना क्या है, हमें करंट और वी, आई और वी का डिफरेंस पढ़ना है। आई और वी, कि आई और वी कैसे चेंज होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पर,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करें तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज एंड्स। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना दोनों के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते जाओगे उतना ही करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। मैं इसे हमेशा ऐसे समझती हूँ कि मान लो बेटा आपके पास ये एक टेबल है और इसके ऊपर आपने पानी गिराया हुआ है ना, पानी गिरा दिया आपने इसके ऊपर, ऐसे 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 आपने इसके ऊपर पानी गिरा दिया, पता नहीं पानी गिरा हुआ है कि फ्लेम्स लग रही है, वो क्या लग रहा है, चलो जो भी लग रहा है। तो ऐसे ऐसे गिरा दे तो लगेगा पानी, पता नहीं भाई, जैसे भी बना लो, पानी बनाना है, मैं तो पैरेलली बना देती हूँ, बेटर कॉन्ट्रडिक्शन, ये ठीक है। हमने इस पे पानी गिरा दिया, अब अगर मैं इसकी हाइट उठा दूं, अगर मैं ये ऐसे टेढ़ा कर दूं टेबल, है ना, ऑफ कोर्स इसकी टांगे भी टेढ़ी करनी पड़ेंगी पर मेरे से वो ड्राइंग में होगी नहीं, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाएगा ना, तेजी से बह जाएगा ना बेटा, है ना। जितना ज्यादा आप दोनों हाइट्स में डिफरेंस बढ़ा दोगे, दोनों हाइट्स में डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ा दोगे पानी उतना तेजी से नीचे गिर जाएगा, है ना। इमेजिन करो ये दोनों पॉइंट्स आपने बिल्कुल यूं यूं कर दिए। आप सोचो कि अगर अब आप इसके ऊपर पानी डालो तो कितनी स्पीड से नीचे आ जाएगा सारा पानी, राइट और नॉट। तो हायर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेसेस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों चीजों के बीच में उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और आप अगर एक टेबल बिल्कुल सीधा है उसके ऊपर पानी गिरा के देखो तो वो कहीं बहेगा क्या, है ना, रुक जाएगा उसके ऊपर जाके। तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा अगर दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं है ऑफ पोटेंशियल। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई। तो मैं हमेशा इसे ऐसे ही समझती थी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो हो जाएगा। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी से एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है। जिसने मिस किया उसको 0 मार्क मिलेगा इसके डेफिनेशन में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हुए भी अगर आप कम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, आपने वो इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तब भी करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपको ये बहुत जरूरी है यहाँ मेंशन करना कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो जितना वी बढ़ाते जाएंगे उतना आई बढ़ता जाएगा, राइट बेटा जी। मैम, हाँ मैम जी। मुझे समझ नहीं आया। बेटा दो कंडक्टर में दो जगहें हैं, दो प्लेसेस हैं, दो पॉइंट्स हैं। आपने जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इन दोनों के पोटेंशियल्स डिफर कर दिया आपने, तो उतना ही ज्यादा इनके बीच करंट का फ्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड, आई बात यस समझ में। मैम। तो इसका मतलब V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख रहे हैं। फिजिक्स का रूल है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी होती है। यहाँ हमने वो कांस्टेंट वैल्यू लगाई है, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट है, वो वायर की इनबिल्ट एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कांस्टेंट रहेगी, जो कि चेंज नहीं होगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा। तो वी और आई के फ्लो से आर चेंज नहीं होता, है ना। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा, क्लियर है ना सबको। आप कितना वी दे रहे हो तो उससे आई चेंज होगा, आर चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस है क्या वायर में, वो इनकी वैल्यूज चेंज कर सकती है, वी और आई की, ठीक है, लेकिन वी आर खुद में एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को जो हमने यहाँ पर यूज किया है, हम इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चे। ओके। अब ये जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। जब आप रेजिस्टिविटी टॉपिक पढ़ोगे या रेजिस्टेंस के टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे तब हम इन बातों को एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये बात आई थिंक 8th क्लास में भी बताई होगी, नहीं 7th क्लास में अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, हाँ उनमें उनको मैंने ये बात अभी बताई कि मेटल वायर्स आप यूज करो तो उसमें कम रेजिस्टेंस होती है। अलॉयज यूज करो जैसे निक्रोम है, निक्रोम किसका अलॉय है, कौन बताएगा मुझे, निक्रोम में कौन कौन से मेटल्स होते हैं।
मैम 10। 0 मार्क्स। निकल हाँ, एंड निकल एंड क्रोमियम जिसने बोला उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैम मैंगनीज, हम्म। क्रोमियम एंड आयरन। निकिल, निकिल, क्रोमियम तो नाम ही निक्रोम है ना बेटा, इन्हीं दोनों, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, 4 चीजों का अलॉय है निक्रोम बेटा। तो निक्रोम जो है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस देता है, इसीलिए मटेरियल चेंज हो रहा है। देखो, अगर कॉपर वायर की जगह निक्रोम वायर लगा दो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस क्या होगी, लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर वायर की इतनी लेंथ ली है उसकी जगह इतना लंबा चार्जर ले आओ, तो अगर इक्वल विड्थ के हैं दोनों तो चार्जिंग स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि विद इंक्रीज इन लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप डबल कर दो, मतलब अगर वायर इतनी सी है पतली और आपने उसकी डबल कर दी, लेंथ सेम है, तो थिकनेस बढ़ाने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है बेटा। क्यों, अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगी आगे। और टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, तो वो भी अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बोली है कि आर जो है इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसे हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये बात समझ ली यहाँ से कि V इज इक्वल्स टू आई आर था, V इज इक्वल्स टू आई आर था। तो हम यहाँ से R की वैल्यू V बाय आई से निकाल सकते हैं कि मेरे कंडक्टर में कितनी रेजिस्टेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और I से फाइंड की जा सकती है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। ओके। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन्स क्या मिले, जब मैंने ये फॉर्मूला बना लिया V बाय आई इज इक्वल्स टू आर, तो मुझे यहाँ से क्या बात पता चल गई, मुझे यहाँ पहले भी पढ़कर आए हैं, है ना। और करंट और रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा करंट कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट कंडक्टर में फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टैकल्स, है ना, हिंड्रेंस, ब्लॉकेज। तो उतना ही, जितनी ज्यादा ब्लॉकेज होगी, हिंड्रेंस होगी, कोलिजन्स बढ़ेंगे, उतना ही कम करंट कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो हमने शुरू से बात पढ़ ली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और फॉर्मूला बनाने के बाद एक कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या मिल गया कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भले ऐसे लिख लो, भले ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, दोनों कंक्लूजन समझ में आ गए। अब इस फॉर्मूला के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे V बाय आई इज इक्वल्स टू आर लिखा है, तो जैसे वो कह रहे हैं इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर रेजिस्टेंस डबल करोगे तो क्या हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है बेटा, या हम इस फॉर्मूला से R इज इक्वल्स टू 1/I। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, तो आई डबल हो जाएगा, करंट का फ्लो डबल हो जाएगा। व्हाट इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, तो करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, सिंपल सा कंक्लूजन है, हो जाएगा। कोई फर्क, कोई डिफरेंस तो नहीं है, समय ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट दो चीजों पे डिपेंड करता है अब, है ना। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पे डिपेंड करता है, V पर। जितना ज्यादा V हो जाएगा उतना ज्यादा I हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा उतना करंट कम हो जाएगा। तो जब आपसे पूछे ऑन व्हाट टू फैक्टर्स इज द करंट डिपेंडिंग, इट इज डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन 1 मार्कर का। चले आगे। रेजिस्टेंस को मेजर किस में किया जाता है, ओम्स में। OHM, ओम्स लॉ है, तो ओम्स में। ठीक है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम्स में। और सिंबल क्या है, ओमेगा। दिस इज ओमेगा। ओमेगा, ये सब लेटर्स कहाँ से आए हैं, ये अल्फा, बीटा, थीटा, ओमेगा कहाँ से आ गया है ये सब कुछ। ये सब ग्रीक लेटर्स है बेटा। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट वहां से थे उन्होंने अपनी ABC लगाई है।
ठीक है, चलें अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। अब मैं वो सब नहीं लिख रही, गिवन करंट आई अपने आप करो बेटा वो काम। अब 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, सो V इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस V बाई आई से कैलकुलेट होता है, तो बता दो बेटा क्या होगा। कर दोगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करो फटाफट, फिर मेरा काम नहीं है ये। जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट, सैंपल प्रॉब्लम 2। A simple electric current has 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. तो V गिवन है आपको 24 वोल्ट, R गिवन है 60 ohms। व्हाट विल बी द करंट I? तो I क्या हो जाएगा देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर था, तो V बाय आर। फॉर्मूला यूज ये है, जल्दी से 24/60 को जीरो सॉल्व पॉइंट करो, फोर एम्पियर एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो भाई, मैं इतना टाइम नहीं लगा सकती कि बहुत टाइम दूं, अभी राइटिंग टाइम दूं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो पॉज करके रिवाइज कर लेंगे। ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हेन करंट विल, व्हाट करंट will this electric iron draw when the one connected to 110 वोल्ट। तो दो केसेस है, मतलब ये केस 1 केस 2, क्वेश्चन में दो केसेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन ने इतना एम्पियर करंट ड्रॉ किया है जब ये वोल्ट सप्लाइड था। तो इसका मतलब पता कर लो कि वहां कांस्टेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि वायर नहीं बदली। आपने वायर में सप्लाई बदल दिया वोल्ट का, तो करंट क्या है पूछ रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है ना मेटल का। आपने मेटल वायर थोड़ी चेंज कर दी, आपने इलेक्ट्रिक आयरन थोड़ी चेंज कर दी। उसी दिस इलेक्ट्रिक आयरन, उसी इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है, रेजिस्टेंस तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो वो फाइंड कर लो पहले V बाय आई से, है ना बेटा। तो 220/3.4 से वो फाइंड कर लो रेजिस्टेंस। और अब केस 2 सॉल्व कर लो, क्योंकि केस 2 में अब R आपको पता है 220/3.4 है। अब आपको उन्होंने बता दिया नई जो सप्लाई लाइन आपने लगाई है दैट इज 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली। तो अब आई यहां से फाइंड कर लो, आई इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो अब इसको डिवाइड कर लेना, 110 डिवाइडेड बाय 220/3.4 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके इन्हें फ्लिप कर लेना बेटा और सॉल्व कर लेना। चाहो तो ज्यादा आसान ये रहेगा, यहीं पर ही इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लो। मैंने सॉल्व नहीं किया इसीलिए मैं इसको ऐसे का ऐसे उठा लाई यहाँ पे, है ना। कर लोगे ना, कैलकुलेशन में हेल्प करने की जरूरत तो नहीं है। नो मैम। इसको अगर उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि कोई पॉइंटर नहीं है उसको फाइंड करने का, कोई मार्क्स नहीं है, तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते एग्जाम में, कहीं पे भी कोई व्हाट का और क्वेश्चन टैग नहीं है ना, बस व्हाट करंट ही है ना, तो इसी के ही मार्क्स है ना एग्जाम में। तो उसको नहीं भी सॉल्व करते तो ऐसे ही उठा के आगे ले जाओ, 110 डिवाइडेड बाय दिस। तो सॉल्व करने के लिए 110 इंटू 3.4 बाई 220, पॉइंट और हटा दो, जीरो, जीरो से जीरो कट कर दो, 11 वन जार 20, 10 17, 1.7। हो गया ना आसानी से सॉल्व। 1.7 एम्पियर है। उन्होंने पहले उसको सॉल्व किया, मैं क्यों करूं जब मुझे उसके मार्क्स ही नहीं मिल रहे थे। पर आप लोगों की मर्जी, आराम आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। चले अभी आगे, और 5-7 मिनट की क्लास करेंगे, 15 मिनट्स का मैं ब्रेक लूंगी, मेरी 2:30 फिर से क्लास है, फिर 2:30 टू रेगुलर 9:30 तक क्लासेस हैं आज शाम को। ओके, तो ग्राफ बिटवीन V एंड आई। अब V और I का ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा बेटा अक्रॉस। अच्छा ये बात याद रखना हमेशा, अगर आप वी आई ग्राफ बना रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एक्सिस,
और आई करंट अक्रॉस वाई एक्सिस। तो जो ये आपका कंडक्टर है, ये आपको क्या वैल्यू देता है बताओ, किसी को पता है ये बात? क्या वैल्यू देगा ये? मैम रेजिस्टेंस। पक्का रेजिस्टेंस देगा? यस मैम। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर पता चलेगा मैं कहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, एक इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस की, बताओ क्या? मैम VI gives resistance and IV gives inverse of resistance. तो ये क्या है, ये आईवी ग्राफ है, वीआई ग्राफ है? आप मैम लोग VI। सोचो इसे सब लोग, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द रेस्ट रूम। गिव मी 2 मिनट्स बेटा।
राइट बेटा जी। तो क्या हुआ, सोचा सबने, क्या पता लगा, कौन बताएगा, क्या पता चला? अरे बताओ कोई तो, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया इतनी देर में? Vi should be R and IV should be 1 upon R as per me. ओके, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये स्लोप क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है? Distance. Yes. बेटा 1/r बता रहा है ना जी। Oh, Oh, ये आई वी ग्राफ है ना बेटा, आई इधर है, वी इधर है। ये स्लोप रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, ये स्लोप रेजिस्टेंस का ही है, लेकिन ये 1/r की वैल्यू देगा आपको, आर की वैल्यू नहीं देगा। अंडरस्टूड और नॉट? इसका मतलब क्या है, अगर आपको सिंपली वी आई ग्राफ से स्लोप चाहिए, कि जो स्लोप रीड करते ही आपको वैल्यू पता चले, तो वो वी इधर और आई इधर ड्रॉ करना है, क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू ये ऐसे 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 कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस बाय वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो आप इसे बड़े होगे तो आप ऐसे पढ़ोगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई आ रहा है जो, अपॉन चेंज इन एक्स जो आ रहा है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से पढ़ते हैं इस पॉइंट की वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? चलो उतना अभी जाने की जरूरत नहीं है डेल्टा वगैरह में। अभी के लिए आप इसे ये समझो कि ये जो आई वी ग्राफ है, अच्छा ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, वाई एक्सिस को पहले रीड करते हैं, तो आई और वी, ये क्योंकि पहले है आई, ये वी, तो आई वी ग्राफ है ये। और आई वी ग्राफ आपको 1/r की वैल्यू देता है बेटा, वी आई ग्राफ आपको आर की वैल्यू देता है। ma'am, then why is it written onto it that it's a VI graph? कहाँ पे लिखा है? Ma'am, figure नहीं 4. बेटा, दैट्स आई वी ग्राफ। इसका Okay. नए एडिशन में मुझे चेक करके दिखाना, ये आई वी ग्राफ है, वी आई ग्राफ नहीं है ये। Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा अभी के लिए, अभी आप यहाँ पर देखो, ये आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएंगे भी, तो यहाँ नीचे देखना, ऑन प्लॉटिंग द फर्स्ट वैल्यू वोल्ट की ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वी गेट, यहाँ पर नहीं है। राइट अगर वो रेजिस्टेंस फाइंड, देखो वोल्ट, देखो वो वी की वैल्यू ऊपर रख रहे हैं ना, आर के लिए आई की वैल्यू नीचे रख रहे हैं ना, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई होता है ना बेटा, है कि नहीं बच्चे? तो वो अपने ही ग्राफ को उल्टा पढ़ रहे हैं ना, पहले इसकी वैल्यू लिख रहे हैं फिर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स Right. बाय वाई लिख रहे हैं ना वो। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो अपने डेटा को उल्टा रीड कर रहे हैं, दिस अपॉन दिस ले रहे हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. तो याद रखोगे, आई वी ग्राफ आपको 1/r देता है, और वी आई ग्राफ आपको, मतलब वी आपका इस एक्सिस पे होगा, यहाँ पर आई आपका वाई एक्सिस पे है, वी एक्स पर, और यहाँ पर आई एक्स पर, ये स्लोप आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। आ रही है बच्चे बात? आप खुद ही सोच लो ना, अगर आप यहाँ पर इसको 0.4/6.8 सॉल्व कर दोगे, तो आर की वैल्यू थोड़ी आएगी बेटा, 1/r की तो वैल्यू आएगी। आ रही है Yeah. बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ नहीं करना है, ये आप अगेन सेम डायग्राम्स के साथ आप सेवेंथ क्लास में पढ़कर आए हो, ये इंसुलेटर्स हैं, ये निक्रोम एलिमेंट है हीटिंग इफेक्ट के लिए, और ये जो ओपन एंड्स हैं कंडक्टर्स के, सॉलिड हो बहुत टाइट हो तो आप इन्हें ही इलेक्ट्रोड्स भी कह देते हो, और अदरवाइज यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये आगे जो मेटल है ये कंडक्टर है, और उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो प्लास्टिक की है, टू मेक इट शॉक प्रूफ, हमको करंट नहीं लगे। ठीक है, ये सब, लेकिन ये करना बेटा, न्यूमेरिकल्स को भले वेरी शॉर्ट, शॉर्ट को तो ओरली कर देना, और न्यूमेरिकल्स जितने हो वो सब सॉल्व करके लिखना, थियोरी क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, पर थियोरी पढ़ना जरूर। अब ये वो टॉपिक आ गया जो मैं छोटा सा ब्रीफली पहले डिस्कस भी कर कर आई हूँ। तो मैं ये मेरे सब बच्चों को कैसे याद कराती हूँ, बाइकर से। तो मान लो एक रोड है 1 किलोमीटर लॉन्ग, और एक दूसरी रोड है 2 किलोमीटर लॉन्ग, किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बाइकर्स के कोलिजन होंगे? 1 किलोमीटर। कोलिजन ज्यादा होंगे 1 किलोमीटर में? नहीं 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 नहीं, 2 किलोमीटर में। बेटा जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे कोलिजन के चांसेस उतने ही नहीं बढ़ेंगे। यस मैम। तो लॉन्गर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर आर द कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब
ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। तो लॉन्गर इज द कंडक्टर, जितना लॉन्गर होगा कंडक्टर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उतनी बढ़ जाती है क्योंकि कोलिजन उतने ही बढ़ जाएंगे, लंबा रास्ता हो गया, जितना रास्ता लंबा करते जाओगे कोलिजन उतने ही बढ़ जाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो कोलिजन और रेजिस्टेंस को एक साथ समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? ये फैक्ट समझ में आ गया। दूसरा समझो। अब एक एक रोड है जो 10 मीटर्स वाइड है, 10 मीटर वाइड है, और एक रोड है जो 20 मीटर वाइड है। कोलिजन के ज्यादा चांसेस कहाँ है? मैम 10 मीटर। बाइकर्स नैरो रोड पर ज्यादा टकराएंगे ना बेटा, है ना, खुले खुले घूमेंगे तो कोलिजन्स कम होंगे। तो इसका मतलब वाइडर इज दी, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जाते हो वायर का, वाइडर इज दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर सिलेंड्रिकल समझो वायर को तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इस पाई आर स्क्वायर को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वाइडर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज द रेजिस्टेंस। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसकी भी हमने बात की थी कल कि नहीं कल आपसे नहीं की, अभी थोड़ी देर पहले, कि मेटल है तो कम रेजिस्टेंस देगा और अलॉय है तो रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट अलॉयज भी, डिफरेंट मेटल्स की भी डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है। तो आप मटेरियल चेंज जैसे ही कर दोगे वायर का, वैसे ही कोई अलग रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बेटा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम पानी को बॉईल करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है कि स्लो डाउन हो जाती है? मैम तेज हो जाती है। तो फिर कोलिजन ज्यादा होंगे पार्टिकल्स में कि नहीं होंगे? यस मैम ज़्यादा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे कोलिजन्स बढ़ जाते हैं बेटा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यही चीजें यहाँ पर समझाई हुई है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आई? यही बात यहाँ पर समझा रखी है नेचर ऑफ मटेरियल में कि निक्रोम जो है वो 60 टाइम्स ज्यादा, 60 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस देता है फ्रॉम कॉपर वायर मेटल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा दिया, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना मैम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर कम करोगे, एज आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड। अब रेजिस्टिविटी क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेया बेटा एक बात समझा मुझे, मैंने और तूने आई थिंक तेरे लास्ट प्री बोर्ड से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एरिया ऑफ क्रॉस यस सेक्शन बेस्ड मैम। थे, वो रिकॉर्ड किए थे क्या बेटा हमने? नहीं मैम वो रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज इट वाज डाउट्स, तो यू सेड वो रिकॉर्ड नहीं तो करना। वो डाउट्स तूने ग्रुप में शेयर किए थे कि स्क्रीन पे शेयर किए थे? ग्रुप में है वो डाउट्स? नो मैम स्क्रीन पे शेयर किए थे। तेरे पास होंगे उसकी क्लिक्स अभी? यस मैम है मेरे वो आई पास। थिंक तुमने एड्यू कार्ड मेरे साथ डिस्कस की थी ना? मैम एमटीजी के थे। हाँ, तो उसके सारे क्वेश्चंस का एक क्लिक करके मेरे को शेयर करना, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी पे और वो रेजिस्टेंस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले मैम क्वेश्चंस बच्चों को कराने हैं। यस। ठीक है। ओके। तो अब अच्छा हम ऐसे करते हैं, आज के लिए वाइंड अप करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ गले को अपने, और फिर नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करूंगी 2:30 पे। रेजिस्टिविटी मुझे एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसके बाद होगा राइट, ये तो आता होगा सबको कि अभी नहीं आता, इसमें भी प्रॉब्लम है सबको। इसके तो मैंने वो भी कैलकुलेशन हैक्स भी दिए थे, वीडियोस भी बना कर दी थी। नहीं, किसी को नहीं आता ये टॉपिक भी? मैम मुझे उसमें प्रॉब्लम है जो एनर्जी एंड हीट का कॉन्सेप्ट है ना। पावर। पावर हीट एनर्जी तो अभी उसमें। तो एक पूरा एक सेशन और अगर फुल स्पीड भी चलूं तो पूरा एक सेशन तो अभी भी और लगेगा इन चीजों को कराने में। अभी तो बहुत है, हो सकता है 2 सेशंस भी लग जाए, पर ठीक है चलो, एक तरफ ट्रायंगल चल रहा है और एक तरफ चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ओ बाबा, और शाम को चल रहा है रिप्रोडक्शन।
क्या करें, रिप्रोडक्शन करें शुरू या आज इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर ले? बहुत सब कुछ हो जाएगा माइंड में एक साथ। मैम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली, बाकी सबको इतना प्रॉब्लम नहीं है तो। यस मैम, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। हाँ। तनिष यस मैम कह के श्रेया से कॉन्ट्ररी बात कह रहा है। एग्जैक्टली। ओ, मेरे हाँ, को वैसे रिलेट। रिप्रोडक्शन भी चलो मोस्टली थ्रू करते इट हैं। है। चलो आज क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से रिप्रोडक्शन का वेट कर रहे हैं तो आज रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे शाम को। और फिर देखते हैं मॉर्निंग में ही करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और ट्रायंगल्स, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चा लोग। बाय। थैंक यू।